एक 3 मंजिला घर, सामने बगीचा, वहीं बरामदे के आराम कुर्सी पर बैठते हैं आलोक नाथ जी। शर्मिला, जरा सुनो, आज पेपर में एक खबर पढ़ी। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आए। सोचो जरा कैसे होंगे वो माँ बाप। शर्मिला चाय छलकाते हुए बोली, कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर सब कुछ दे देते हैं, फिर भी अकेले रह जाते हैं। आलोकनाथ गहरी सांस लेकर बोले, हमने भी तो यही सपना देखा है ना कि तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। सोनालिका, करिश्मा और राहुल तीनों मेहनत कर रहे हैं। भगवान से यही दुआ है कि सबका जीवन सफल हो। यह 3 मंजिला बड़ा घर आलोकनाथ जी की 20 साल की मेहनत का नतीजा था। एक सरकारी कर्मचारी जो समय पर ऑफिस जाता और तनख्वाह का हर पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाता। उनकी पत्नी शर्मिला एक आदर्श गृहिणी थीं, जिनके लिए बच्चों का होमवर्क, दूध की उबाल और आलोकनाथ की फाइलें ही संसार थी। बड़ी बेटी सोनालिका ग्रेजुएट हो चुकी है, अब सीए की पढ़ाई का सपना देख रही है। दूसरी बेटी करिश्मा इंजीनियरिंग कर रही है। सबसे छोटा राहुल कॉलेज में प्रवेश लिया है। हर दिन का एक ही लक्ष्य, पढ़ाई, संस्कार और आत्मनिर्भरता। आज सोनालिका बहुत चुप है, शायद फिर किसी से लड़ाई हुई होगी। मैं देखती हूँ। शर्मिला सोनालिका के कमरे में जाती है। वहाँ बेटी किताबों से घिरी बैठी है, लेकिन आंखों में उदासी साफ झलक रही है। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? सोनालिका धीरे से, मम्मी, मैं सीए नहीं करना चाहती, बहुत मुश्किल है, मेरा मन नहीं लग रहा। शर्मिला चौंकते हुए, अरे लेकिन यही तो तुम्हारी जीत थी बेटी, अब क्या हुआ? सोनालिका आंखों में आंसू भरते हुए बोली, मम्मी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, पढ़ाई बोझ लग रही है मुझे। शाम ढलने को थी। रसोई से छनकती कटोरियों की आवाज़ और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बरामदे में बैठकर आलोकनाथ जी अभी भी कुछ पुरानी फाइलें उलट पलट कर देख रहे थे। तभी शर्मिला उनके पास आई। सुनिए जी। सोनू, सोनालिका को प्यार से सोनू बुलाते थे। कुछ परेशान लग रही है, आज फिर किताबें उठाकर रख दी, कह रही थी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आलोकनाथ जी चौंकते हुए, क्या? लेकिन सीए की तो उसने खुद जिद की थी। हमने तो कहा था एमबीए कर लो, लेकिन नहीं, वो तो कह रही थी कि सिर्फ यही करनी है। शर्मिला धीरे से बैठते हुए बोली, बिल्कुल, और तब आपने समझाया था ना कि यह आसान नहीं है। अब शायद वही बोझ बन गया है उसके लिए। आलोकनाथ जी गहरी सांस भरते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर अखबार मोड़कर मेज पर रखते हैं। चलो चलकर उससे बात करते हैं। कमरे में एक स्टडी लैम्प की हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। किताबें टेबल पर खुली थीं, लेकिन सोनालिका पलंग पर घुटनों में सिर छिपाकर बैठी थी। दरवाज़ा खटखटाए बिना ही दोनों अंदर आ गए। क्या बात है सोनू, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? सोनालिका संकोच में, पापा, मैं सोच रही हूँ शायद मुझे सीए नहीं करना चाहिए। आलोकनाथ जी बोले, बेटा, ये तो वही बात हुई कि अपने हाथों से नाव को बीच नदी में छोड़ दूँ। हमने तो कहा था एमबीए कर लूँ, उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, गाइडेंस होती है। सीए तो खुद से लड़ाई है। सोनालिका थोड़ी नाराज़गी से बोली, पापा, जब मैंने कहा था कि सीए करना चाहती हूँ तो आपने भी ताना दिया था कि तू पढ़ाई में वीक है। अब वही बात सच साबित करने के लिए मैं यह सब कर रही थी। शर्मिला धीरे से उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा, ताना नहीं दिया था, डर था, हमें चिंता थी तुम्हारी। हम बस चाहते थे कि तुम कुछ ऐसा चुनो जिसमें तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहे। सोनालिका आंखें झुकाकर बोली, अब मैं सोचती हूँ नौकरी कर लूँ। एक जगह इंटरव्यू भी दिया है, अगर सिलेक्शन हो गया तो शुरू कर दूंगी। आलोकनाथ थोड़ा परेशान होकर बोले, देख बेटा, काम करने से हम कभी मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र है सीखने की। एमबीए कर लेती तो अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। सीए से मुंह मोड़ना ठीक नहीं, और अगर करना ही छोड़ना है तो ठोस योजना चाहिए। सोनालिका आंखों में आंसू भरकर, पापा बस बहुत हो गया, पढ़ाई अब बोझ बन गई है, रोज लगता है कि फेल हो जाऊंगी, खुद पर भरोसा नहीं रहा। नौकरी करूंगी, छोटे से ही सही, कम से कम आत्मनिर्भर तो बनूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर आलोकनाथ जी उठते हैं, खिड़की की ओर देखते हैं और फिर बेटी की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नौकरी करना बेहतर है तो करो,
लेकिन ये फैसला जिम्मेदारी के साथ लेना, मेहनत करना और कोई शॉर्टकट मत ढूंढना। सोनालिका आश्चर्य और राहत के बीच बोली, थैंक यू पापा, मैं वादा करती हूँ मेहनत करूँगी। शर्मिला प्यार से बोली, चलो अच्छा है, कुछ तो तय हुआ, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। रात में जब बच्चे अपने अपने कमरों में थे तब आलोकनाथ और शर्मिला अपने बेडरूम में बैठे चुपचाप बात कर रहे थे। शर्मिला, हम बच्चों को जो सपने दिखाते हैं वो कभी कभी उनके लिए जंजीर भी बन सकते हैं। सोनू की आंखों में डर था, बोझ था। शायद हमने थोड़ा और साथ देना चाहिए था। साथ तो ही दे रहे हैं, अब नौकरी करेगी, अनुभव मिलेगा, शायद फिर किसी दिन खुद ही पढ़ाई करने का मन बना ले। आलोकनाथ धीरे से मुस्कुरा कर बोले, बस यही उम्मीद है कि वो कभी हार ना माने। अब सोनालिका को नौकरी करते हुए कुछ महीने हो चुके थे। वह अब सुबह 9 बजे घर से निकलती और शाम 6 बजे लौटती। दुपट्टा कंधे पर सलीके से रखा होता, बाल पीछे क्लच में और चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आत्मनिर्भरता की चमक थी। रोज शाम को जब वह घर लौटती तो दरवाज़ा खोलते ही माँ की नज़र उसकी आंखों पर जाती। शर्मिला उस दिन रसोई से झांकते हुए बोली, आ गई सोनू, नाश्ता गरम कर दूं या चाय पिएगी पहले? सोनालिका थके स्वर में बोली, पहले एक कप चाय मिल जाए तो जान में जान आए। शर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, बेटी नौकरी करे तो ऐसा ही लगता है माँ को कि जैसे छोटी सी गुड़िया अचानक बड़ी हो गई हो। शाम की चाय के साथ सोनालिका कभी कभी ऑफिस की बातें शेयर करती, लेकिन कुछ हफ्तों से वह कुछ छिपाने लगी थी। शर्मिला जी धीरे से बोली, तो कुछ परेशान सी लगती है सोनू, सब ठीक तो है ऑफिस में? सोनालिका हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का लोड है। शर्मिला मंद मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, काम का लोड है या किसी के साथ बातचीत का सिलसिला? सोनालिका एक पल के लिए चुप हो गई, फिर चाय का कप उठाकर बालकनी की ओर देखने लगी। एक रात सोनालिका अपने कमरे में बैठी थी। किताबें अब शेल्फ में धूल पकड़ने लगी थी। लैपटॉप पर कुछ डॉक्यूमेंट खोलकर बैठी थी। तभी शर्मिला जी उसके लिए दूध लेकर आई। शर्मिला जी बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुम मुझसे अब कुछ नहीं बताती, पहले तो हर बात बताती थी, अब सिर्फ हाँ ना और ठीक में जवाब मिलते हैं मुझे। सोनालिका धीरे से बोली, मम्मी कुछ बताना चाह रही थी। शर्मिला चौंकते हुए, बोल बेटा, क्या बात है? वो मुझे ऑफिस में एक लड़का पसंद है, विराज नाम है उसका, और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शर्मिला ने धीरे से दूध का गिलास मेज पर रख दिया। शर्मिला धीरे लेकिन सख्त स्वर में बोली, तू यह कब से छिपा रही है? सोनालिका बोली, कुछ महीनों से, पहले सिर्फ दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे। शर्मिला कटाक्ष के स्वर में, तो अब इतना विश्वास नहीं रहा कि माँ को पहले बताएं? तो जानती है ना, हमने हमेशा कहा है कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी की बात करेंगे, वो भी हमारी पसंद से। सोनालिका रूंधे स्वर में बोली, मम्मी वो अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, मेरी इज्जत करता है, और सबसे बड़ी बात, मैं उसे पसंद करती हूँ। शर्मिला क्रोधित होकर उठते हुए बोली, तो अब तुम यह सब तय करोगी? तुम्हारी आज़ादी का यह मतलब था? अगले दिन यह बात आलोकनाथ तक पहुंची। शाम को वे हमेशा की तरह बरामदे में बैठे थे। शर्मिला चुपचाप आई और बैठ गई। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? शर्मिला गंभीर स्वर में बोली, आपकी लाडली बेटी को किसी विराज नाम के लड़के से प्यार हो गया है और अब शादी करना चाहती है। आलोकनाथ एकदम शांत होकर, विराज, क्या करता है यह लड़का? शर्मिला बोली, प्राइवेट कंपनी में है, ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन सोनू तो पूरी तरह तय कर चुकी हैं। आलोकनाथ उठे और सीधे सोनालिका के कमरे में पहुंचे। सोनालिका, एक बात पूछूं, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पापा, मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत सपने देखे हैं, लेकिन पहली बार किसी को देखकर मुझे लगा कि वो मेरे साथ जिंदगी गुजार सकता है। आलोकनाथ जी धीरे से बोले, तुम्हारी पसंद पर शक नहीं है, लेकिन क्या हमने तुम्हें इतना कमज़ोर बनाया
कि तुम अपने फैसलों के पीछे ठोस सोच ना रखो। क्या विराज तुम्हें वो जिंदगी दे सकता है जो तुम डिजर्व करती हो? पापा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आखिर एक दिन विराज को घर बुलाया गया। छोटे कद, सांवले रंग का, सीधी नजरें झुकाकर बैठा लड़का, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास तो था लेकिन अनुभव की कमी भी झलक रही थी। आलोकनाथ संयमित लेकिन सख्त स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? सर, मैं सोनालिका से प्यार करता हूँ, उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? विराज संकोच में। जी, इस वक्त 40,000 है, लेकिन प्रमोशन की उम्मीद है अगले साल। आलोकनाथ धीरे से बोले, इस महंगाई में एक लड़के का खर्चा भी मुश्किल है, 2 लोगों का घर कैसे चलेगा? विराज जवाब देने ही वाला था कि सोनालिका बोल उठी, पापा, मैं भी नौकरी करती हूँ, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। कुछ दिन सोच विचार के बाद बेटे बेटियों की दुनिया में संतुलन बिठाने की कोशिश करते हुए आलोकनाथ ने हार मान ली। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, यह रास्ता अब तुम्हारा है, इस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। सोनालिका की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। थैंक यू पापा, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। सादगी से लेकिन गरिमा के साथ विवाह हुआ। कुछ रिश्तेदारों ने कानाफूसी की, कुछ ने सराहा। सोनालिका अब विराज की पत्नी बनकर नए घर चली गई। शर्मिला चुपचाप से विदाई में बोली, अपनी जिद से जो पाया है उसे सहेज कर रखना बेटी। वहीं आलोकनाथ जी आंखें पूछते हुए बोले, जाओ बेटा, अपनी जिंदगी खुद गढ़ो, बस ये मत भूलना कि तुम हमारे लिए हमेशा वही सोनू रहोगी। सोनालिका की शादी के बाद घर में कुछ दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। शादी में भले ही परिवार ने साथ दिया, लेकिन मन का कोना कहीं ना कहीं खिन्न था। आलोकनाथ और शर्मिला अक्सर रात को बिना बात के चुप हो जाते, लेकिन इसी बीच एक किरण की तरह करिश्मा अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में लगी हुई थी। वो वही करिश्मा थी जो शांत थी लेकिन भीतर से बेहद दृढ़। सुबह का समय, घर में चूल्हे से रोटी की खुशबू आ रही थी। करिश्मा डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी और अखबार के करियर पन्ने पर नज़र दौड़ा रही थी। पापा, आज कैंपस प्लेसमेंट में 2 बड़ी कंपनियां आ रही हैं, एक मल्टीनेशनल भी है। आलोकनाथ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, तू तो इंटरव्यू में सबको पछाड़ देगी। वैसे भी तेरी तैयारी देखकर लगता है कि कंपनी तुझे चुनेगी, तू कंपनी को नहीं। बस भगवान से यही दुआ है कि तेरी नौकरी भी लग जाए, फिर एक एक कर सब बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। करिश्मा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की परिपक्वता झलकती है। ना शौक में खोई, ना सपनों में डूबी, बस साफ ठोस सोच के साथ। कॉलेज का हॉल, लड़के लड़कियों की भीड़, घबराहट, उत्तेजना और उंगलियों में फाइलों की पकड़। करिश्मा ब्लैक सूट में थी, उसके बाल बंधे हुए और आंखों में आत्मविश्वास। इंटरव्यू खत्म होते ही कुछ ही घंटों में रिजल्ट बोर्ड पर नाम चिपका दिया गया। क्लासमेट उत्साह में बोल रहे थे, करिश्मा, तेरा नाम सबसे ऊपर है यार, तुझे तो ऑफर भी सबसे अच्छा मिला है। करिश्मा धीरे से बोली, सच में? सब मेरे भगवान की कृपा है। घर लौटने पर शर्मिला खुश होकर गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची तो नौकरी वाली बिटिया बन गई। आलोकनाथ जी की आंखें चमक गईं। करिश्मा, तुझसे हमेशा उम्मीद थी, तू शांत है लेकिन बेहद समझदार। करिश्मा संयम से, पापा मम्मी, अब मेरी जिम्मेदारी है कि आप दोनों को गर्व महसूस हो। मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से समझौता नहीं करूँगी, लेकिन एक बात और, शादी आप लोगों की मर्जी से ही करूँगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें नम हो गईं। एक बेटी जिद करके गई थी और दूसरी विनम्र होकर भरोसा दे रही थी। शर्मिला जी हौले से बोली, बेटा, तेरा ऐसा सोच पाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब धीरे धीरे तुम्हारे लिए रिश्ता भी देखेंगे। करिश्मा मुस्कुराकर, आप जैसा ठीक समझें, बस ये ध्यान रखें कि लड़का सीधा साधा हो और परिवार छोटा हो। मैं शांति से जीने वाली लड़की हूँ, कोई तड़क भड़क नहीं चाहिए मुझे।
आलोकनाथ जी बोले, बस भगवान से यही मांगते हैं कि तेरी बात जैसी है वैसा ही रिश्ता मिल जाए। कुछ ही महीनों बाद करिश्मा की नौकरी शुरू हो चुकी थी। वह समय पर ऑफिस जाती, डेली रिपोर्ट बनाती और हर शनिवार को खुद माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती। इसी दौरान एक रिश्ता आया। एक बैंक में अफसर, नाम था अभिषेक। छोटा सा परिवार, माँ पिता दोनों रिटायर्ड, बस अभिषेक ही इकलौता बेटा था। एक इतवार की सुबह बैठक में सज धज कर मेज पर मठरी, शरबत और मिठाई रखे हुए थे। करिश्मा सादे सूट में, सिर पर दुपट्टा डाले, आंखें नीचे किए सामने बैठी थी। अभिषेक की माँ हंसते हुए बोली, बिटिया बहुत शालीन लग रही है, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ दिखती हैं। अभिषेक धीरे से बोला, क्या मैं करिश्मा जी से 2 मिनट अकेले बात कर सकता हूँ? आलोकनाथ जी झिझकते हुए बोले, हाँ हाँ जरूर बेटा। हाय, मैं अभिषेक। करिश्मा शांत स्वर में बोली, नमस्ते। मैं बस एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी नौकरी करे, लेकिन अगर वो कभी ब्रेक लेना चाहे तो मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। करिश्मा साफ और सधी हुई आवाज़ में बोली, मैं एक समय पर एक ही चीज़ में विश्वास करती हूँ। अभी नौकरी कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोज लूँगी। अभिषेक मुस्कुराकर बोला, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। दोनों परिवारों को रिश्ता बहुत भाया। आखिर कुछ ही समय बाद शादी तय हो गई। शर्मिला विदाई के समय बेटी के सिंदूर और चूड़ी को देखते हुए बोली, करिश्मा, तू मेरी वो बेटी है जिसने कभी मेरी आंखें नम नहीं की, और अब जा रही है तो आशीर्वाद की गठरी लेकर जा रही है। मम्मी, मैं हमेशा आपकी दी हुई परवरिश को साथ लेकर जाऊंगी। शर्मिला गले लगाते हुए बोली, जा बेटी, जहाँ भी रहो उजियारा करो। करिश्मा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। घर एक बार फिर से शांत हो गया था। अब उसमें सिर्फ 3 लोग ही रह गए थे, आलोकनाथ जी, शर्मिला जी और सबसे छोटा बेटा राहुल। राहुल अब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। जहाँ पहले घर में बहनों की चहक सुनाई देती थी, अब वहाँ किताबों की सरसराहट, वाईफाई की बीपिंग और टीवी की आवाज़। शाम को जब शर्मिला चाय लेकर राहुल की कमरे में जाती तो वह अक्सर सिर झुकाकर लैपटॉप में कोड लिखता मिलता। शर्मिला चाय रखते हुए, थोड़ी देर आंख बंद कर लो बेटा, आंखें सूज जाएंगी इतने स्क्रीन टाइम से। राहुल बिना नज़र उठाए बोला, हाँ मम्मी, बस यह असाइनमेंट पूरा कर लूँ, इंटरनल है कल। शर्मिला थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, तेरी दोनों बहनों की शादी के बाद तू तो और चुप हो गया है। राहुल धीरे से बोला, सब चुप ही तो हो गया है मम्मी, घर भी मन भी। यह सुनकर शर्मिला कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर पर हाथ रखकर लौट गए। समय बीता। राहुल ने पढ़ाई पूरी की। आखिरी वर्ष में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। 3 कंपनियों के इंटरव्यू में बैठा और एक अच्छी नामी कंपनी से ऑफर ले आया। उस दिन घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। आलोकनाथ जी खुश होकर, शाबाश बेटा, अब तू भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लगा ही था कि जब तेरा वक्त आएगा तू भी नाम करेगा, और तूने कर दिखाया। राहुल थोड़ी शर्मीली हंसी के साथ बोला, पापा, आपको भरोसा था ना मुझ पर? बेटा, विश्वास तो तीनों बच्चों पर था, पर रास्ता हर किसी का अलग होता है। राहुल को नौकरी दूसरी जगह में मिली। रोज रोज इतना दूर आना जाना बस में नहीं था, इसीलिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया गया। पहली बार वो घर से दूर रहने वाला था। राहुल सामान पैक करते हुए, मम्मी पापा, मैं हर दिन फ़ोन करूँगा और हर वीकेंड आता रहूँगा। शर्मिला पलकों में आंसू दबाकर, बस खाना समय पर खा लेना और कपड़े धोने में ढील मत देना। आलोकनाथ जी हंसते हुए बोले, और ज़रूरत हो तो पैसा मांगने में झिझक मत करना। अब कमाने लगा है, लेकिन बेटा तो हमारा ही रहेगा ना। राहुल मुस्कुराया, लेकिन जाते वक्त उसने माँ के पैर छूते हुए आंखें भी पोंछ ली। राहुल की जिंदगी अब दिन रात की भागदौड़ में बदल गई थी, लेकिन हर हफ्ते घर जाता। चेहरा तो देख बेटा, तू तो और दुबला हो गया है, और खाना आपकी जैसे कहाँ मिलेगा यहाँ। आलोकनाथ जी बोले, तू जो कर रहा है वही असली कमाई है। नौकरी में लगे रहना, मेहनत मत छोड़ना।
राहुल की कंपनी में काम करते हुए 1 साल बीत गया। अब वह अपनी टीम का भरोसेमंद सदस्य बन चुका था। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई प्रियंका से। प्रियंका उसी ऑफिस में काम करती थी, लेकिन थी जूनियर, तेज तर्रार। राहुल, ये रिपोर्ट आज शाम तक भेजनी है ना? राहुल मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मैं पूरा कर लूँगा। वैसे तुम तो बड़ी जल्दी काम निपटा देती हो। प्रियंका हंसते हुए बोली। मैं मानती हूँ कि पहले काम फिर बाकी बातें। धीरे धीरे साथ काम करते करते दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आ गई। कॉफ़ी ब्रेक में बातों का सिलसिला बढ़ा। फिर कभी कभी ऑफिस से बाहर भी मिलने लगे। राहुल को अब प्रियंका का साथ अच्छा लगने लगा था, पर बचपन से वह कुछ दबा दबा धीमे बोलने वाला लड़का रहा था। किसी से दिल की बात कह पाना उसके लिए आसान नहीं था। एक शाम कॉल पर माँ से बात करते हुए उसने हल्की सी बात छेड़ी। राहुल संकोच में बोला, मम्मी, आपसे कुछ पूछूं? बोलना, तो कब से पूछूं तक अटका है। राहुल धीरे से बोला, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो और वो अच्छी हो, नौकरी पेशा हो, तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा ना? शर्मिला जी एक पल की चुप्पी के बाद बोली, तू जिस लड़की को पसंद करे, हमें क्या आपत्ति होगी? बस वो हमारे संस्कारों को समझे, तेरा साथ निभाए। आलोकनाथ जी पीछे से बोलते हुए, अरे राहुल, अब तू भी क्या सोनालिका जैसा निकलेगा? पहले पसंद करेगा फिर बताएगा। राहुल हंसते हुए, नहीं पापा, मैं धीरे धीरे सोच समझ कर चलने वाला आदमी हूँ। 6 महीने ऐसे ही बीत चुके थे। प्रियंका और राहुल के बीच दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन अब तक किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा था। एक दिन प्रियंका ने ही राहुल से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच जो है वो यूं ही ना छूट जाए। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो बात अपने घर वालों से करो। राहुल गंभीर स्वर में बोला, मैं बात करूँगा, लेकिन एक बात जान लो प्रियंका, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो सब कुछ जिद में कर जाए। मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। प्रियंका उसकी आंखों में देखती है और कहती है, शायद यही बात मुझे तुम्हारे लिए और भी यकीन दिलाती है। करीब 2 महीने बाद गर्मी की छुट्टियों में प्रियंका राहुल के साथ घर आई। सादा सूती सलवार कुर्ता, एक सलीके से सजा हुआ दुपट्टा और चेहरे पर आत्मविश्वास। आओ बेटा बैठो, आलू पराठा खाओगी? मेरे हाथ का स्वाद अलग ही होता है। प्रियंका मुस्कुरा कर बोली, जी आंटी, आपने बहुत प्यार से बुलाया। राहुल ने बताया था कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। आलोकनाथ जी सपाट लेकिन सौम्य स्वर में बोले, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? प्रियंका सहमित स्वर में, जी मेरे पापा बैंक में अधिकारी थे, रिटायर हो चुके हैं। मम्मी स्कूल में टीचर थी, अब घर पर हैं, और दोनों को सादगी बहुत पसंद है। फिर बातों का सिलसिला चल निकला, करियर, पसंद नापसंद, जीवन दृष्टिकोण। शाम को जब प्रियंका चली गई तो घर में फिर वही 3 लोगों की बैठक में निर्णय का समय था। मुझे तो लड़की पसंद आई, सीधी सादी है, बोलने में स्पष्टता है, हमारे खानदान की बहू बनने लायक है। आलोकनाथ जी धीरे से बोले, हाँ, लेकिन एक बात करनी होगी, शादी के बाद भी नौकरी करेगी या नहीं? राहुल थोड़ा गंभीर होकर, वो चाहती है कि दोनों साथ साथ चलें, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो एडजस्ट कर लेगी। शर्मिला जी, अरे आजकल की लड़कियां अगर जिम्मेदारी समझे तो नौकरी में कोई बुराई नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर रिश्ता तय समझो। अब चलो चलकर बात पक्की करते हैं। शादी का कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, बस दोनों परिवारों की सहमति, सादगी से फेरे और अपनेपन से भरी विदाई। प्रियंका राहुल के कान में धीरे से बोली, शुक्रिया राहुल, आपने मुझे वैसे ही अपनाया जैसे मैं हूँ, और तुमने मुझे वो बनाया जो मैं अब बन पाया हूँ। अब राहुल भी घर में ही शिफ्ट हो गया। भला पत्नी के बिन मन कैसे लगे। अब प्रियंका बहुधर्म निभा रही थी। सुबह सुबह प्रियंका रसोई में माँ के साथ थी। मम्मी जी, मुझे बताइए कैसे बनती है आपकी पूड़ी, मैं सीखना चाहती हूँ। शर्मिला पिघलती मुस्कान के साथ बोले, बस बेटा यही तो चाहती थी, बहू नहीं, बेटी जैसी कोई जो सीखे भी सिखाए भी। आलोकनाथ जी अखबार पढ़ते हो गए।
राहुल, लगता है इस बार घर की चाय में एक नई मिठास आ गई है। हाँ पापा, शायद अब यह घर फिर से पूरा हो गया है। राहुल अब नौकरी और रिश्तों दोनों में संतुलन बनाना सीख रहा था। प्रियंका ने न केवल उसका साथ दिया बल्कि पूरे परिवार में एक नई ताजगी भर दी। और आलोकनाथ को अब लगने लगा कि बच्चों को सही परवरिश देने के बाद उनका निर्णय भी भरोसे के काबिल हो जाता है। समय धीरे धीरे बहता गया। राहुल और प्रियंका अब अपने जीवन में व्यवस्थित हो चुके थे। करिश्मा अपने ससुराल में खुश थी। शर्मिला और आलोकनाथ के दिल में एक संतोष था। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन अचानक एक दिन शाम का वक्त था। आलोकनाथ टीवी देख रहे थे और शर्मिला रसोई में पालक मेथी मटर साफ कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। शर्मिला फ़ोन उठाते हुए, हेलो सोनू बेटा, कैसी है? सोनालिका रुंधी आवाज़ में बोली, मम्मी अब सब कुछ ठीक कहाँ है? इतने साल हो गए और अब तो कुछ भी संभाल नहीं पा रही हूँ। सोनालिका माँ बन चुकी थी। एक प्यारी सी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था अन्वी। पर जिस सपनों की दुनिया में सोनालिका कभी जीती थी वो अब जिम्मेदारियों के बोझ से दब चुकी थी। बेटा, तू तो कहती थी ना पापा कि हंसी खुशी अपने पति के साथ जिंदगी काट लूँगी, अब क्या हो गया? सोनालिका थोड़ा टूटते हुए, हाँ मम्मी, तब तक कुछ समझ में नहीं आता था। अब देखो, विराज की नौकरी में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, मैं बच्ची के साथ कुछ कर नहीं पा रही। दूध, दवा, घर का किराया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही है। आलोकनाथ जी पास आकर बोले, क्या हुआ? सब ठीक है सोनू? शर्मिला फ़ोन ढककर, बड़ी मुश्किल में है बेटा, मदद की ज़रूरत है। उस शाम खाना बिना कुछ बोले ही खा लिया गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे शर्मिला जी बोली, आपको याद है जब सोनू स्कूल में थी और कहती थी मैं खुद कमाऊंगी, पापा को कुछ नहीं करने दूंगी। आलोकनाथ जी एक लंबी सांस लेकर, हर बेटी ऐसा ही कहती है, पर असलियत तब समझ में आती है जब बच्चा गोद में आता है और सब कुछ ठहर जाता है। हमेशा की तरह हमें ही तो उनके पीछे खड़ा रहना होगा ना। आलोकनाथ जी बोले, जो बचता है और किराए का जो जमा है वो सब है। अगर बड़ी बेटी पर वक्त आ गया है तो मदद करना ही होगा। अब हर महीने शर्मिला थोड़ा थोड़ा पैसे भेज देती थी, कभी 6,000 कभी 5,000, ताकि दूध, दवाइयाँ और अन्वी की ज़रूरतें पूरी हो सकें। पर वो मदद कभी मदद कहकर नहीं दी जाती थी। शर्मिला जी फ़ोन पर, बेटा वो पिछली बार की मिठाइयाँ बड़ी स्वादिष्ट थी, ये पैसे उसी के लिए हैं, अगली बार और लाना। सोनालिका रोते हुए बोलती, मम्मी आप झूठ मत बोलिए, मैं जानती हूँ ये मेरी ज़रूरतों के लिए भेज रही हैं। तो जान भी गई है और मान भी गई है, अब खामोश रहें और बच्ची का ध्यान रख। करिश्मा जब सोनालिका की हालत सुनती तो सोच में पड़ जाती। करिश्मा फ़ोन पर सोनू दीदी से, दीदी तू तो हमेशा सबसे तेज और आत्मनिर्भर थी, तू कहाँ झुक गई यार? सोनालिका बोली, शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखता है करिश्मा, यहाँ हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। और माँ बनने के बाद तो खुद की ज़रूरतें भी भूल जाती हूँ। कभी कभी लगता है कि उस दिन पापा की बात मान लेती तो बेहतर होता। अब आलोकनाथ और शर्मिला जी समझ चुके थे, बच्चों की शादी कर देना उनका भविष्य तय नहीं करता। असली रिश्तों की परीक्षा तो तब शुरू होती है जब बच्चे मुसीबत में होते हैं और माता पिता बिना आवाज़ के उन्हें संभालते रहते हैं। एक शाम आलोकनाथ जी टेबल पर चाय पी रहे थे। सामने मूवी चल रही थी, लेकिन मन उसमें नहीं था। शर्मिला जी धीरे से बोली, बेटी का फिर फ़ोन आया था आज दोपहर को। आलोक सिर झुकाए, बेटियां जब मायूस हो जाएं तो बाप का दिल वैसे ही भारी हो जाता है जैसे बारिश में भीगता आंगन। शर्मिला जी संयम से बोली, कुछ थोड़े बहुत पैसे भेज देते हैं, पर राहुल को मत बताना अभी। बहू का तो पहले से ही मूड खराब रहता है, कहती है कि सब कुछ बाहर लुटा देते हैं। अब बहू प्रियंका पहले जैसे शांत नहीं थी, अब तो जैसे घर की अम्मा बनने की नाकाम कोशिशें करती। पता नहीं क्यों नौकरी भी छोड़ चुकी थी।
इसी बीच रसोई से बर्तन रखने की आवाज़ आई। प्रियंका ने सुन लिया था। प्रियंका हल्की चुभन के साथ, माफ़ कीजिए मम्मी जी, लेकिन दीदी क्या अब भी आपकी जिम्मेदारी है? शादी के बाद बेटी अपने घर की होती हैं। शर्मिला जी थोड़ा झिझकते हुए, प्रियंका बहू, वो हमारी बेटी है, थोड़ा बहुत मदद कर देने से घर नहीं उजड़ता। प्रियंका हल्की मुस्कुराहट के साथ लेके तंज स्वर में बोली, मदद या आदत बना देना। एक बार मदद करेंगे फिर हमेशा उम्मीद बनी रहेगी। और हम लोग क्या बस यहाँ कमा कर बांटने के लिए हैं? आलोकनाथ जी अब तक चुप थे, लेकिन उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा। प्रियंका, तुम्हारा भी हक है इस घर में, इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं ये छोटा मोटा सहयोग हम अपनी मर्जी से करते रहेंगे। ये तुम पर बोझ नहीं है। प्रियंका गुस्सा पी गई, लेकिन कुछ देर बाद राहुल के कमरे में पहुंची। प्रियंका थोड़ा तेज स्वर में बोली, तुम्हारे पापा को तो कुछ समझाना मुश्किल है। हर बार दीदी का रोना सुनते ही पैसे दे देते हैं। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो सुबह शाम खटते हैं? राहुल थक कर बैठते हुए, प्रियंका अब इतना भी मत सोचो, कुछ दिनों की ही बात है। दीदी को थोड़ी मुश्किलें हैं, पापा ने हमेशा सबको संभाला है। प्रियंका झुंझला कर, सिर्फ दीदी को क्यों? हाँ? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। प्रियंका की बातें सही थी, लेकिन दीदी के आंसू भी झूठे नहीं लगते थे। दूसरे दिन जब सोनालिका का फ़ोन आया, शर्मिला ने आवाज़ धीमी कर ली। सोनालिका रोते हुए, मम्मी मैं बीमार हूँ, दवाई में सारा खर्चा निकल गया। विराज ओवर टाइम करता है फिर भी कम पड़ता है, अगर थोड़े पैसे भेज दो तो। शर्मिला धीरे से, बेटा चिंता मत कर, मैं और पापा कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू हिम्मत मत हार। सोनालिका, मम्मी आपसे कहने में भी शर्म आती है अब, लेकिन क्या करूं, कोई और सहारा नहीं है मेरे पास। शर्मिला ने चुपचाप फ़ोन रखा। वह जानती थी कि प्रियंका फिर सवाल करेगी, लेकिन माँ की ममता तो मजबूरी से बड़ी होती है। उसी दिन शाम को जब प्रियंका ने पूछा, शर्मिला ने साफ साफ कह दिया, प्रियंका अगर तुम्हें बुरा लगे तो माफ़ करना, पर मैं माँ हूँ और एक माँ से उसकी बेटी के आंसू नहीं देखे जाते। हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है, लेकिन कभी कभी बेटी से पहले वाली बेटी याद आ जाती है। प्रियंका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा अपराध बोध था। रात को जब आलोकनाथ अकेले बैठे तो सोच रहे थे, इसके संस्कारों में कहीं तो कमी रही है, वरना ननंद का दर्द प्रियंका को भी अपना लगता। लेकिन यही तो समय है जब रिश्ते की असली परीक्षा होती है। बाहर कहीं गुनगुनी हवा चल रही थी, अंदर रिश्तों की उलझनें धीरे धीरे सांस ले रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब सोनालिका की बेटी अनवी स्कूल जाने लगी थी, और उसी बीच एक और खबर आई जिसने पूरे घर को नई ऊर्जा से भर दिया। प्रियंका माँ बनने वाली थी। राहुल की आंखों में अब एक नई चमक थी, और शर्मिला जी की ममता को जैसे फिर से बहार मिल गई थी। 9 महीना बीता और एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, आरव। घर में रौनक थी, हंसी थी, खिलखिलाहटें थी। शर्मिला पूरे मन से आरव का ध्यान रखती थी। दवाई, मालिश, झूला, लोरी, जैसे फिर से माँ बन गई हूँ। कितना मासूम है मेरा नन्हा राजा, ये तो बिल्कुल राहुल जैसा है। आलोक जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बस अब तो यही घर का वारिस है, हमारा छोटा राजा। उधर आलोकनाथ जी रिटायर हो चुके थे। पेंशन के नाम पर हर महीने एक तय रकम आती, जिसे वो सारा घर खर्च चलाने में लगाते। राहुल की आमदनी अब भी स्थिर थी, पर एक बात और थी, उनका 3 मंजिला घर जिसमें नीचे वो खुद रहते थे और ऊपर की 2 मंजिलें उन्होंने किराए पर दे रखी थी। हर महीने 40,000 किराया आता, सीधा बैंक में जमा होता। कई महीनों तक प्रियंका कुछ नहीं बोली, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं। एक दिन दोपहर में राहुल ऑफिस से लौटा ही था, प्रियंका ने बात छेड़ दी, राहुल एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। राहुल थक कर बैग रखते हुए, बोलो ना। तुम्हारे पापा के पास जो किराए का पैसा आता है, हर महीने 40,000, उसका क्या होता है? राहुल संभल कर, मम्मी पापा के बैंक में जाता है। क्यों? प्रियंका थोड़ा तीखा होकर, क्यों? वो पैसा इस घर का है,
और तुम इस घर के बेटे हो। जब जब घर हम भी चला रहे हैं तो कम से कम वो रकम तो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। राहुल गंभीर होते हुए। प्रियंका, पापा ने वो मकान खून पसीने से खड़ा किया है, उनकी मर्जी है, क्या करें। मर्जी? और हमारी क्या कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए? अब हमारा भी तो बच्चा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और तुम देख रहे हो ना। राहुल चुप रह गया। राहुल अब रोज़ यह सवाल अपने भीतर लिए घूमता। पापा से कैसे कहूँ? क्या किराए के पैसे मांग लेना सही होगा, या फिर माँ बाप की कमाई पर आंख रखना स्वार्थ कहलाएगा? एक शाम को वह अपने पिता के पास बैठा। आलोकनाथ जी अपना काढ़ा पी रहे थे, चेहरे पर शांति थी। राहुल धीरे से, पापा, एक बात करनी थी। वो आपके जो किराए वाले पैसे आते हैं उनसे आप क्या करते हैं? अरे वो बैंक में डाल देते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। क्यों? राहुल चुप, शब्द जैसे गले में अटक गए। आलोक जी मुस्कुराकर, किराए पर नज़र आ गई क्या तुम्हारी बीवी की? राहुल शर्मिंदा सा मुस्कुराया। आलोक जी धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोले, राहुल, ये घर हमने तुम्हारे लिए ही बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमसे हिसाब मांगा जाए। जब ज़रूरत होगी हम खुद कहेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं उस रकम का फैसला हमारा होगा, समझे? राहुल धीरे से, जी पापा माफ़ कीजिए। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो कुछ बोले ना बोले, तेरी आंखें सब बोल देती हैं। जब राहुल ने प्रियंका को ये सब बताया, वो पहले भड़क गई। मतलब वो पैसे बस यूं ही पड़े रहेंगे? हम लोग किस लिए दिन रात खटते हैं? राहुल गंभीर स्वर में, प्रियंका, पापा को अभी ज़रूरत नहीं है हमारे सवालों की। अगर कभी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें उनका सम्मान करना होगा। प्रियंका चुप हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी असंतुष्टि और बढ़ गई थी। रात गहराती जा रही थी। शर्मिला आरव को लोरी सुना रही थी। सो जा राजा बेटा, तेरे सपनों की बारात आई। उसी लोरी के बीच आलोकनाथ की आंखें पेंशन बुक पर टिक गई थीं। अब जमा हुआ किराया अब धीरे धीरे एक नई पूंजी बन रहा था। शायद वो अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि खुद की अस्मिता के लिए जोड़ रहे थे। एक सुबह थी, बारिश की फुहारें गिर रही थी। बाहर मौसम सुहाना था, लेकिन आलोकनाथ जी के मन में हल्की चिंता और उत्साह साथ साथ थे। आज उनके छोटे भाई का बेटा अमन गांव से शहर आ रहा था। 15वीं में अच्छे अंक लाने के बाद अब वह शहर में आगे की पढ़ाई करना चाहता था। आलोकनाथ जी शर्मिला से चाय की चुस्की लेते हुए बोले, देखो जी, बच्चा होशियार है। गांव में ना तो ढंग के इंस्टीट्यूट है, ना माहौल। छोटे ने तो हाथ जोड़ लिए थे। बोले, भैया अब शहर में हो, जरा 2 साल का सहारा दे दो। हॉस्टल का खर्चा हमसे नहीं उठेगा। तो मैं मना कैसे करता? शर्मिला जी धीरे से मुस्कुरा कर बोले, ठीक ही किया आपने। रिश्तेदारी का यही तो मतलब होता है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आलोकनाथ जी, और सुनो, अमन की जिम्मेदारी तुम पर है। जैसे राहुल को बड़ा किया वैसे ही इसे भी देखना। ये बच्चा मेहनती है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर भाई को भी सहारा देगा। शर्मिला मुस्कुरा दे। घर का माहौल हल्का हल्का उत्साही था। 2 दिन बाद अमन आया। सीधा साधा लड़का, आंखों में सपना और चेहरे पर घबराहट। राहुल और प्रियंका उस वक्त अपने कमरे में थे। आ गया मेरा छोटा बाबू। अरे अंदर आओ बेटा। कितना लंबा सफ़र तय किया। अमन संकोच से, नमस्ते बड़ी मम्मी, बड़े पापा। आलोकनाथ जी बोले, नमस्ते नहीं बेटा, अब तो यही तुम्हारा घर है, अपना ही समझो। अमन एक कमरे में रहने लगा, पढ़ाई में लगनशील, शांत और मदद करने वाला स्वभाव। लेकिन प्रियंका बहू को यह सब खटकने लगा था। राहुल के ऑफिस जाने के बाद वह घर के कामों में उलझी रहती और उसे लगता अब एक और जिम्मेदारी घर पर आ गिरी है। एक दिन दोपहर के वक्त जब आरव सो रहा था, वह राहुल से भड़की, तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? अब गांव से भी रिश्तेदार बुलाएंगे। ये कोई धर्मशाला है क्या? राहुल हैरान होकर, क्या हुआ? अमन तो पढ़ाई कर रहा है, कोई बुरा लड़का तो नहीं है। बुरा है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन खर्चा तो होगा ना। खाना पीना, बिजली पानी, सबका बिल बढ़ेगा।
और फिर वही पापा की कमाई, पापा की मर्जी। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो खर्चा पापा ही उठा रहे हैं ना। तो क्या सारी ज़िंदगी पापा ही सब करते रहेंगे? हम किस लिए हैं इस घर में? और फिर पहले सोनालिका दीदी, फिर उनका बच्चा, अब ये अमन। हम अपना हिस्सा कब लेंगे? प्रियंका की बातें राहुल को चुभ गई। रात को बालकनी में बैठा राहुल सोचने लगा। प्रियंका की बातें कहीं ना कहीं उसे भी सही लगने लगी थी। क्या वाकई उनके हिस्से का कुछ नहीं था? क्या उसके पिता को थोड़ा नहीं सोचना चाहिए? अगली सुबह वो पहली बार अपने पिता से उलझ पड़ा। पापा, क्या अमन को यहाँ बुलाना जरूरी था? आलोकनाथ जी अखबार से आंखें हटाते हुए, जरूरी? बेटा, जब रिश्तेदारी में ज़रूरत हो तो मदद जरूरी नहीं, फ़र्ज बन जाती है। लेकिन पापा, इस घर में हम भी रहते हैं, हमारी भी ज़रूरत है। कभी तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए ना। देखो, हक की बात तब करो जब तुम खुद घर चला रहे हो। अभी तो तुम्हारी बेटे की दूध की बोतल भी मेरी पेंशन से आती है। राहुल राहुल एकदम चुपचाप हो गया। देखो बेटा, अमन कोई ऐश करने नहीं आया, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। वो कोई पैसे नहीं मांग रहा हमसे, बस एक छत चाहिए थी। और हाँ, यह मत भूलो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन पापा, प्रियंका, आलोक आंखों में ठहराव लिए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी क्या सोचती है, लेकिन बेटा, जिंदगी दुनियादारी से नहीं, इंसानियत से चलती है। किसी को मदद दोगे तो भगवान तुम्हें 100 गुना लौटाएगा। राहुल चुपचाप उठकर चला गया। अमन धीरे धीरे सब समझने लगा था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भाभी की नज़रें और राहुल की खामोशी उसे बहुत कुछ जता रही थी। एक रात उसने शर्मिला जी से कहा, बड़ी मम्मी, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो मैं कहीं और कमरा देख लूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, ये घर तेरा है। जो लोग समझ नहीं पा रहे उन्हें वक्त समझाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। 2 साल बीत गए। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। घर में ज़्यादा बोलने वाला तो वो कभी था ही नहीं, लेकिन शिष्टाचार और मेहनत से सबका दिल जीत चुका था। उस दिन सुबह उसने अपना बैग उठाया और आलोकनाथ जी और शर्मिला जी के चरणों में झुक गया। आप लोगों ने जो किया वो शायद मेरे अपने माता पिता भी इस शहर में रहकर नहीं कर पाते। मेरी पढ़ाई, मेरा रहना, सब कुछ, मैं कर्जदार हूँ। आलोकनाथ जी मुस्कुराते हुए, बेटा, ये तेरा ही घर है, कर्ज की बात मत करो। जब तू किसी और की मदद करेगा तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। जा बेटा, खूब तरक्की कर। जो कुछ भी अच्छा हुआ उसे याद रखना, कड़वाहट नहीं। अब अमन चला गया, पर जाते जाते राहुल की आंखों में एक अजीब सी राहत छोड़ गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक हफ्ते बाद एक शाम राहुल ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। प्रियंका ने जैसे ही चाय का कप पकड़ाया, राहुल ने कागज़ की एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। प्रियंका उत्साह से, क्या बात है? राहुल गर्व से, चेन्नई से प्रमोशन मिला है, नया रोल, नई जिम्मेदारी और सैलरी भी अच्छी खासी। प्रियंका चमकते चेहरे के साथ बोली, मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, 2 महीने में शिफ्टिंग करनी होगी, घर भी कंपनी दिलाएगी। प्रियंका के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, सास ससुर की साय से दूर और स्वतंत्रता के और करीब। जब यह खबर आलोकनाथ जी को दी गई तो वे शांत स्वर में बोले, चलो बेटा, आगे बढ़ रहा है, यही तो चाहते हैं हम। शर्मिला जी बोली, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और नई जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। राहुल और प्रियंका की चेन्नई रवाना होने से 1 हफ्ते पहले की बात है। सोनालिका रोते हुए आई थी, पापा, इनका जॉब छूट गया है, कुछ नहीं सूझ रहा। उन्होंने कहा है कि अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो वह खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। आलोकनाथ जी चौंकते हुए, बिजनेस? लेकिन सोनू, ये तो बड़ा फैसला है। पापा, हम भी कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? विराज मेहनती हैं, आप थोड़ा सहयोग कर दो, जैसे ही कारोबार चल पड़ेगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। शर्मिला पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में बेटी के लिए दया भी। शर्मिला जी धीरे से बोली, अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ना ही चाहिए। आलोकनाथ जी सोच में पड़ गए, लेकिन भावनाओं में बह कर बेटी के आंसू देखकर उन्होंने
अपनी सेविंग से एक मोटी रकम निकाल दी। राहुल, ये क्या सुना मैंने? पापा ने सोनालिका दीदी के पति को लाखों रुपए दिए हैं। राहुल अचकचा कर, तुम्हें किसने बताया? किसने बताया छोड़ो, ये बताओ, क्या अब हमसे पूछना जरूरी नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं इस घर में? राहुल, जो अब तक चुप था, इस बार बेफर पड़ा। शाम को ही उसका फ़ोन आया, जब दोनों खाना खा रहे थे। पापा, आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको लगता है कि ये जो घर है, जो पैसा आप सेव करते आए हैं, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं? आलोकनाथ जी आश्चर्य से, बात क्या है बेटा? बात यह है कि आपने लाखों रुपए विराट जीजा जी को दे दिए, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। क्या वो बेटी है और मैं नहीं हूं आपका बेटा? बेटा, सोनू की हालत तुम नहीं समझोगे, राहुल कटाक्ष के साथ बोला। क्यों नहीं समझूंगा, लेकिन कम से कम बात तो होनी चाहिए थी। इतना बड़ा फैसला और मुझसे पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी। आलोकनाथ जी शांत लेकिन ठोस स्वर में, राहुल, ये मेरा पैसा है, मेरी कमाई है, और ये फैसला मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि विराज पैसा लौटाएगा। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ वह पैसे लौटाते हैं या नहीं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। शर्मिला अपनी थाली से निवाला उठाए बिना छोड़ गई और आलोकनाथ जी वहीं बैठे रहे, शांत मगर भीतर से बहुत कुछ सहते हुए। इधर चेन्नई में जिंदगी नई थी, जगह नई, नए लोग, लेकिन रिश्तों की उलझनें वही पुरानी। प्रियंका के चेहरे पर अब एक संतुष्टि थी कि वह सास ससुर की छाँव से दूर है। राहुल ऑफिस में व्यस्त था और प्रियंका घर सजाने संवारने में, लेकिन फिर भी हर छुट्टियों में वे घर आते। एक दोपहर का समय था, सब साथ में बैठे थे। प्रियंका ने हल्के से बात छीनी, पापा, अब तो बहुत दिन हो गए, आपने सोनालिका दीदी से अपने पैसे मांगे या नहीं? राहुल सहमत होते हुए, हाँ पापा, आपने दिया था ये मान कर के लौटाएंगे। अब जब बिजनेस चल रहा है तो क्या संकोच। आलोकनाथ जी धीमे स्वर में, बेटा, क्या मांगना सही होगा? कहीं उन्हें बुरा ना लगे। बुरा तो हमें लगा था जब आपने बिना बताए लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब जब लौटाने का वक्त आया है तो शर्म क्यों? आलोकनाथ कुछ नहीं बोले, बस खिड़की के बाहर देखने लगे। वाकई सोनालिका और विराज की किस्मत बदल चुकी थी। बिजनेस धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से उठा था। अब उनके पास अपनी कार थी और नए फ्लैट की बुकिंग भी हो चुकी थी। एक दिन आलोकनाथ जी बहुत हिम्मत करके विराज से बात करने का मन बना लिया। सोनालिका परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में आई हुई थी। शाम को छत पर बैठे बैठे आलोकनाथ जी ने बात शुरू की, विराज बेटा, वो जो कुछ समय पहले मदद की थी, वो रकम अब, अगर तुम ठीक समझो तो। विराज भड़क कर, क्या पापा, अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं? बेटा मांग नहीं रहा, बस वो। अच्छा, आपको पैसे देने का अफसोस है क्या? इतने में सोनालिका भी आ गई। बात उसने सुन ली थी। पापा, ये कैसी बात कर दी आपने? वो पैसा आपने एक पिता बनकर दिया था या उधार देकर? बेटी, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था। तो अब क्या? अब चाहते हैं कि हम सब कुछ गिनने बैठ जाएं। मेरा क्या हक नहीं था आपके पैसों पर? क्या सिर्फ राहुल को ही सब मिलेगा? बेटी, ऐसा नहीं है। मैंने दोनों बेटियों के लिए कुछ सोच रखा है, लेकिन भरोसे का ये सिला। सन्नाटा पसर गया। विराज उठकर वहां से चला गया। उस रात आलोकनाथ जी चुपचाप बरामदे में बैठे थे। आपने सही किया जी, बेटी है, भरोसा था, लेकिन उसने वो शब्द। आलोकनाथ जी आंखें पूछते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेटी कहेगी मेरा हक था और बेटा कहेगा आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। सब चाहते हैं हिस्सा, पर कोई नहीं चाहता जिम्मेदारी।